अगर वो शेयर होल्डर की हेल्प करना चाहते हैं तो हर एक वही मेथड यूज करें जो और सारे कंपनीज उस इंडस्ट्री में यूज कर रही हैं। क्लियर? इस तरह कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी को आपस में लिंक किया गया है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी होगी तो फिर आज हम लोग कंपेयर कर सकेंगे। ऑडिटर्स आपने सुना होगा, टैक्सेशन लॉ फॉर्म में होता है, कॉर्पोरेट वगैरह का होता है और ऑडिट का होता है। क्या होती है ऑडिट? क्या काम होता है ऑडिटर्स का? डायरेक्टर्स का काम क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, इसको वेरीफाई करना कि आया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, कंप्लीट है, फ्री फ्रॉम एरर है, फ्री फ्रॉम बायसेस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसमें हर मटेरियल चीज शामिल है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, न्यूट्रल है, लॉस रेगुलेशंस को फॉलो किया गया है। ये सारे काम को वेरीफाई करना किसका काम होता है? ऑडिट फर्म यानी ऑडिटर्स का। क्लियर? जब आप फर्म्स में जाएंगे तो आप एक कंपनी से तकरीबन 5 से 10 लाख भी ले सकते हैं एक कंपनी का ऑडिट करने का। तो ये अच्छा खासा मुश्किल काम होता है। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने आपको ट्रेनिंग चाहिए होंगे इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसकी सेल्स 30 मिलियन की है, तो 30 मिलियन या 50 मिलियन को वेरीफाई करेंगे या सिर्फ एक ट्रेनिंग जाएगा? इतने सारे ट्रेनिंग जाएंगे तभी जाकर वो चीज़ हो सकेगी। तो इसीलिए ऑडिटर्स का काम क्या होता है? इस चीज़ को इंश्योर करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये आया सारी चीज़ें हैं या नहीं। जब ऑडिटर्स इस चीज़ को वेरीफाई कर देंगे, अगर तो कोई गलती निकल आए तो सबसे पहले ऑडिटर किसके पास जाएंगे कि सर अपनी गलती ठीक करें? किसने बनाई होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? डायरेक्टर्स। वो डायरेक्टर्स को कहेंगे सर हमने आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है, उसमें हमें ये गलतियां पता चली हैं, आप इसको ठीक कर लें। डायरेक्टर्स की अपनी चॉइस है कि वो उसको ठीक करता है या नहीं। अगर तो ठीक कर लिया वेल एंड गुड, तो जब उसने करेक्ट कर लिया डायरेक्टर ने, तो फिर ऑडिटर एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। क्या मेंशन होगा उस ऑडिट रिपोर्ट में? The financial statements are true and fair.
बताया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू एंड फेयर है, और इसमें उन्होंने अपना साइन वगैरह भी किया होगा ऑडिट पार्टनर ने। लेकिन अगर डायरेक्टर्स ने, अगर ऑडिटर ने डायरेक्टर्स को बता दिया सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं, फ्रॉड है, डायरेक्टर्स बोलते सर छोड़े ना, क्या करते हैं थोड़े पैसे लेके आप इसमें नफा दफा कर देते हैं, उस टाइम फिर ऑडिटर जब रिपोर्ट तैयार करेगा तो वो ये बोल देगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये मसला है। वो ये नहीं बोलेगा कि जी हमने फला डायरेक्टर को बोला था आप ठीक कर रहे हैं, उसने ठीक नहीं किया, आप डायरेक्ट इसको टारगेट नहीं कर सकते, या अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है। हालांकि आपको पता है कि डायरेक्टर ने ये काम किया है, बावजूद इसके आप डायरेक्टली उसका नाम नहीं लेंगे रिपोर्ट में, जस्ट क्या बोलेंगे कि जी हमने डायरेक्टर को बोल दिया था ठीक कर लें, लेकिन अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं, इसीलिए द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर। ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो अच्छी खासी पेजेस की होती है, लेकिन फिलहाल वो आप पढ़ेंगे ग्रुप बी में ऑडिट रिपोर्ट, तब आप पढ़ेंगे। अभी फिलहाल उस ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है कि आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं। अगर ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज मेंशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है, तो फिर ये डायरेक्ट में किसी बात जाएगी, शेयर होल्डर के पास। एजीएम जानते हैं क्या होती है, बेटा एप्रिल में पढ़ी होगी एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, इस मीटिंग में कौन आए होते हैं, शेयर होल्डर प्लस डायरेक्टर्स प्लस ऑडिटर्स, सारे बैठे हुए होते हैं। उस टाइम ऑडिटर जो होता है वो ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करता है टू शेयर होल्डर, ये ऑनर कौन है, शेयर होल्डर है। तो शेयर होल्डर जब देखेगा उस ऑडिट रिपोर्ट की जी आया सही है या गलत, अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है ट्रू एंड फेयर, तो फिर शेयर होल्डर एक ऑर्डर देगा कि अब हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेबसाइट पे अपलोड कर दो। शायद आप जानते हैं जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, आप अगर उनकी वेबसाइट पे जाएं तो वहां पर उनकी कंपनीज की वेबसाइट पर उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हर चीज मौजूद होती है, आप सब भी उसे देख सकते हैं। वो कब होगा, वेबसाइट पे कब किया जाता है, अपलोड किया जाता है, जब ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं और रिपोर्ट तैयार करके फिर किसको देते हैं जी, शेयर होल्डर को। जब शेयर होल्डर साइन करेगा और बोलेगा कि अब इसको अपलोड कर दो, तब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, उससे पहले अवेलेबल नहीं होगी। आपका ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 2025, लेकिन क्या एक दिन में ऑडिट हो सकता है या एक महीने में, क्या इतनी सारी चीजें एक महीने में हो सकती हैं, नहीं। एटलीस्ट मार्च तक का आपको 3 महीनों का टाइम रखना होता है, जिसमें क्या क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट की जाती हैं, साइन की जाती हैं एंड अवेलेबल ऑन वेबसाइट, और वेबसाइट पे फिर ये अवेलेबल हो जाती हैं, हर बंदा फिर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख सकता है। इसमें अराउंड 3 महीने लग जाते हैं, क्लियर। तो इसलिए पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्ट आप अपलोड नहीं कर सकते वेबसाइट पे, सबसे पहले क्या होगा, ऑडिट होगा, उसके बाद क्या पेश की जाएगी ऑडिट रिपोर्ट। जब ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर तक पहुंचेगी तब जाके शेयर होल्डर ऑर्डर देगा कि अब हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहां पे अपलोड कर दो या अवेलेबल कर दो, वेबसाइट पर। इसमें अराउंड 3 मंथ्स लग जाते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना चाहिए। कौन करेगा इसको वेरीफाई, ऑडिटर्स। इसमें ऑडिटर्स की विलियम है, क्या मतलब ऑडिटर्स रिपोर्ट, कितने ऑडिटर हो जाएंगे, जितनी बड़ी कंपनी होगी फिर आपको उतने ऑर्डर्स की जरूरत होगी, लिमिट कोई भी नहीं होती है। छोटी कंपनी है तो आपकी अपनी मर्जी है, हो सकता है कि आपके पास ट्रेनिंग्स इतने तेज हैं, इतने अच्छे हैं, प्रोफेशनल है कि कुछ बंदे कर रहे हैं, और कुछ ट्रेनिंग्स थोड़े न्यू फ्रेश होते हैं तो उनके लिए आपको ज़्यादा ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है फर्म टू फर्म, कि फर्म को पता होता है कि हम जो बंदा ऑडिट भिजवा रहे हैं वो कितना कैपेबल है, तो कोई भी मैक्सिमम अमाउंट ये नंबर होता है। हाँ, एक शर्त होती है कि जो ट्रेनिंग किसी कंपनी का ऑडिट करना जा रहा है उस कंपनी में उसका कोई भी लिंक ना हो, वजह बायसनेस। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप अपने भाई की कंपनी में चले गए, आपके भाई जो है वहां का डायरेक्टर है उस कंपनी का, तो आप उस कंपनी का ऑडिट करेंगे तो क्या आप अपने भाई की गलती निकालेंगे, आप बोलेंगे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। तो इसलिए कहा जाता है ना आपकी सिबलिंग्स, ना आपके स्पाउस, ना आपकी मियां बीवी, ना ही आपके कजन्स, ना आपके फ्रेंड्स, कोई भी उस कंपनी में नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी रिलेटिव
रिश्तेदार फ्रेंड वगैरह उस कंपनी में होगा तो फिर आपको उस कंपनी का ऑडिट नहीं दिया जा सकता, फिर आप किसी और कंपनी में चले जाएं, आपको फिर वो ऑडिट फर्म किसी और कंपनी का ऑडिट भिजवा देंगे, उस कंपनी में नहीं भिजवा सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस रिलेशनशिप में उस फैमिलियरिटी में आकर बायसना शो कर दें। तो ये जो पैसा देता है ना उसके ऑडिट रिपोर्ट करेगी। पैसा देखिए दो किस्म की चीजें हो सकती हैं, उस पर फिर आप ऑडिट कमेटी से रब्ता करते हो। हाँ, आप इस रिपोर्ट में नहीं लिख सकते फलां बंदे ने मुझे रिश्वत दी या फलां बंदे ने मुझे पैसा अफोर्ड किया था, ये नहीं होना चाहिए, अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। आप थोड़ा सा खुद को न्यूट्रल रखें, तो यहाँ पर आप मेंशन नहीं करेंगे कि फलां बंदे ने मुझे पैसा दिया था। हाँ, ऑडिट कमेटी होती है, आप उस ऑडिट कमेटी के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे फलां बंदे ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की था, इस रिपोर्ट में मेंशन नहीं करना। अगर आप मेरे से एक बस फिर तो किस्सा खत्म हो गया, फिर तो आगे ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, फिर आप साइन फिर आप साइन वी मस्ट आर यू आप क्या लगता है कि जो मैक्सिमम देखें दुनिया है ना, अब आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया जो 100% ऑडिट फर्म्स हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से चलती हैं, हो सकता है वो पैसे लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर लिखें। ऑडिट आज से तकरीबन 25-30 साल पहले आया, ज़्यादा मैक्सिमम था तो पहले से ही ऑडिट एक प्रोफेशन है, लेकिन ज़्यादा जोर दिया गया जब 2001 में एनरॉन वगैरह कंपनीज थी, बड़ी बड़ी कंपनीज, उन्होंने इतने बड़े फ्रॉड किए थे कि पूरी इकोनॉमी हिल गई थी, उसके बाद ऑडिट पे ज़्यादा जोर दिया गया, ऑडिट होना जरूरी है। उससे पहले सब यही करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, पैसे जेब में डाले और हिसाब खत्म हो गया, क्योंकि ऑडिट फर्म ये नहीं सोचेगी कि अगर आज हमने ऐसी गलतियाँ निकाली तो कल तो ये कंपनी हमारे से ऑडिट नहीं करवाएगी, किसी और ऐसी कंपनी से ऐसे फर्म से ऑडिट करवाएगी जो उनकी बात सुन। शेयर ऑडिट कमेटी वो आपने मेरे पास आपके आईटीडी में नहीं है, एक रिम्यूनरेशन कमेटी होती है। रिम्यूनरेशन कमेटी का मतलब है ये कमेटी डिसाइड करती है डायरेक्टर्स को कितने पैसे देने हैं, कितनी सैलरीज, कितने बोनसेस, कितनी चीज़ें कमीशन वगैरह देते हैं। एक आपके पास होती है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और एक आपके पास होती है ऑडिट कमेटी, वो डिसाइड करते हैं कि किस फर्म को हमने ऑडिट के लिए बुलाना है, किस फर्म को नहीं बुलाना, और जितने भी मसले मसाइल होते हैं फिर वो ऑडिटर्स उस ऑडिट फर्म से उस ऑडिट कमेटी से डिस्कस करते हैं। जैसे उसने बोला कि रिश्वत दे तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी तो फिर आप डायरेक्टर के पास नहीं जाएंगे, शेयर होल्डर के पास, आप उस ऑडिट कमेटी के पास जाएंगे। और ऑडिट कमेटी में कमेटीज होती हैं, एक मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, एक आपके पास होती है ऑडिट कमेटी, एक आपके पास होती है रेगुलेशन कमेटी, तीसरी आपके पास होती है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ऑडिट की जितनी भी मैटर्स होते हैं वो ये डील करेंगे, फी प्लस इश्यूज प्लस हायरिंग एसेट। ये रिपोर्ट अगर 3 महीने में ना हुई तो इस पर एक और कैरेक्टरिस्टिक बना हुआ है टाइमलीनेस, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइम पर होनी चाहिए। अगर आपने टाइम पर पेश नहीं की, नहीं बनी विद इन 3 मंथ्स, तो इसका मतलब आपकी कंपनी इतनी अच्छी नहीं है, बड़ी सुस्त है। तो जब ये कैरेक्टरिस्टिक को नहीं होगा, ये खसूसियत नहीं होगी, फिर तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फायदा ही ना होगा, जो टाइम पे पेश नहीं की जा रही है। रिम्यूनरेशन कमेटी का आप लिख लीजिए डायरेक्टर्स की सैलरीज, बोनसेस, ये रिम्यूनरेशन कमेटी का काम होता है, ये डिसाइड। और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आप एक फाइनेंस में पढ़ेंगे, इस कमेटी का काम होता है कंपनीज को जितने भी रिस्क वगैरह जो पेश आ रहे हैं उसको मैनेज करना।
मैटर्स, फी, इश्यूज, हायर एक्सेट्रा। ऑडिटर्स को हायर करना, ये सारा काम इस ऑडिट कमेटी का होता है। ऑडिट मैटर